हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एथेन एंड ब्यूटेन। सबसे पहले हम कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन की बात करते हैं। जो इथेन का जो मॉलिक्यूल होता है, इसमें हम सब जानते हैं कि सारे जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो सिमेट्रिक होती है। तो इस प्रकार के जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसका अपने एक्सिस पर फ्री रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल होता है। तो फ्री रोटेशन के कारण क्या होता है, इनकी बहुत सारी इनकी स्टीरिक अरेंजमेंट्स होती है इनके एटम्स की, और यहाँ पे इस कारण से जो एटम्स की स्टीरियो पोजीशंस क्या होती है, एक दूसरे में यहाँ पे इंटरचेंज होती रहती है। यह हम कह सकते हैं कि इनके बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। और नॉर्मल जो कंडीशंस होती है उनमें इनके होने का हमें पता नहीं चलता है कि आइसोमर प्रेजेंट है या नहीं। लेकिन हम लो टेम्परेचर लें तो उस स्थिति में एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज होने के लिए यदि उसको एनर्जी नहीं मिले तो उसके होने का हमें पता चलता है। तो यहाँ पे इस तरह की जो कन्फॉर्मेशंस होते हैं उनको इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं उनको हम कन्फॉर्मेशंस कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है, इस सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन के कारण हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए इन्हें रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी आइसोमर्स भी कहते हैं। और ये जो हाइपोथेसिस है इसको हम रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम अगर एथेन की बात करें तो एथेन में जो दो कार्बन एटम्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, और दोनों ही कार्बन एटम्स पर 3-3 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। या हम ये कह सकते हैं कि दो मैथिल समूह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन एक्सिस पर एक मैथिल समूह को हम कांस्टेंट रख लेंगे और दूसरे मैथिल समूह को हम रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे इसके कन्फॉर्मर्स हमें प्राप्त होंगे या कन्फॉर्मेशंस हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे दो तरह के जो होंगे वो बहुत ही एक्सट्रीम कन्फॉर्मेशंस होंगे, जिन्हें कि हम एक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन कहते हैं। हिंदी में जिसे ग्रसित या अंतरिक्ष समरूपण भी कहा जाता है। ये जो कन्फॉर्मेशंस होते हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो कुछ की एनर्जी ज़्यादा होती है और कुछ की एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पे हम एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक कार्बन एटम से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन एटम्स है वो दूसरे कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स के सामने इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं कि यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि एक कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स को दूसरे कार्बन एटम्स के हाइड्रोजन एटम्स ने ढक लिया हो या ग्रसित कर लिया हो। तो इसी कारण से इस तरह के कन्फॉर्मेशन को हम एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन कहते हैं। इस तरह की स्थिति में जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पास होते हैं, और पास होने के कारण उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। और रिपल्शन के कारण उस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर हम स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन की बात करें तो स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन में जो दोनों कार्बन एटम्स हैं उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स के बीच में क्या होती है, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उस स्थिति में जो होता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होगा वो कम होगा, और कम रिपल्शन के कारण इसकी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है और जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में लोवेस्ट एनर्जी वाली ये सबसे स्टेबल अरेंजमेंट होता है। एथेन के जो दोनों कन्फॉर्मेशंस होते हैं, स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन, उनका एनर्जी डायग्राम हम अगर देखें तो उसमें दो तरह की स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देगी। स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन जिसकी एनर्जी कम है, और एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। इन दोनों एनर्जी के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 3 किलो जूल
पर मोल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं और बहुत ही कम टेम्परेचर पर भी इन्हें इंटरचेंज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उनमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। तो यहाँ पे जो दोनों ही फॉर्म्स होती है उनके बीच में ऊर्जा का डिफरेंस तो होता है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर जो एथेन की लो एनर्जी वाली कन्फॉर्मेशन है, जिसे कि क्या हम स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा समय तक रहती है। यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जिसमें कि जो दोनों कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके बीच में क्या है, जो गैप डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे इनमें रिपल्शन क्या है, कम है। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन कम है और इसके कारण इसकी एनर्जी ज़्यादा है। जबकि इसमें देखिए, ये जो एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन है, इनमें एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम की जस्ट पीछे की तरफ छुपा हुआ है। और देखिए, हाइड्रोजन एटम दोनों कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इस स्थिति में इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई और ये कम स्टेबल हो गया। इन दोनों कन्फॉर्मेशन के बीच में कुछ कन्फॉर्मेशन हमें और प्राप्त होते हैं, जिन्हें कि हम इंटरमीडिएट कन्फॉर्मेशन कहते हैं, जैसे कि स्क्यू कन्फॉर्मेशन या गोजी कन्फॉर्मेशन। इनमें जो होता है वो इनमें जो इनकी जो एनर्जी होती है इन दोनों की एनर्जी के बीच की होती है। तो यहाँ एथेन की बात करें तो एथेन के मॉलिक्यूल में यहाँ पे कॉलिजन के फलस्वरूप कुछ ही कॉलिजन से ही यहाँ पे इतनी एनर्जी इनको प्राप्त हो जाती है कि मॉलिक्यूल एक कन्फॉर्मेशन से दूसरी कन्फॉर्मेशन में आसानी से इंटरचेंज होता रहता है। और यहाँ पे बहुत सारे कन्फॉर्मेशंस की हम रिलेटिव एनर्जी और टॉर्जनल स्ट्रेंथ को देखें तो इस तरह का हमें एनर्जी डायग्राम यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन दिया गया है, टॉर्जनल एंगल है। जैसे जो एथेन की स्टैंडर्ड कन्फॉर्मेशन हम ले तो इसको हम जब 60 डिग्री पर हम इसको रोटेट करें, एक कार्बन एटम को कांस्टेंट रखें दूसरे कार्बन एटम को, तो हमें एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्राप्त होगी। और उसको हम 60 डिग्री पे घुमाएं तो हमें वापस से स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें प्राप्त होगी। तो यहाँ पे इस तरह से मॉलिक्यूल 0, 120 और 240 डिग्री पर मॉलिक्यूल एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन में रहता है, लेकिन अगर 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री पे मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो इस स्थिति में मॉलिक्यूल स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन में रहता है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो एथेन का मॉलिक्यूल है उसमें ज़्यादातर जो हाईली स्टेबल स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन है वही पाई जाती है। और मॉलिक्यूल का कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के प्रति यदि हम उसको रोटेट कराएं तो उसके लिए जो आवश्यक एनर्जी यहाँ पे हमें चाहिए होती है, जैसे इस मॉलिक्यूल में 3 किलोजूल पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो एनर्जी यहाँ पे टॉर्जनल एनर्जी कहलाती है। एक्लिप्स और गोजी कन्फॉर्मेशन का हम रिलेटिव इनस्टेबिलिटी जो होती है वो इस टॉर्जनल स्ट्रेन के कारण ही होती है। यदि हम कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस की बात करें एन ब्यूटेन के, तो उस स्थिति में क्या होता है, एन ब्यूटेन में जो हाइड्रोजन यदि हम एथेन के हाइड्रोजन एटम्स को दूसरे सब्स्टिट्यूएंट जैसे मेथिल समूह के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दे तो उस स्थिति में बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। ये जो फैक्टर्स है ये है वंडरवॉल फोर्स और डाइपोल इंट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम एन ब्यूटेन की बात करते हैं जिसमें कि दोनों कार्बन एटम्स के एक हाइड्रोजन एटम को हम CH3 ग्रुप के द्वारा हम रिप्लेस कर दें या सब्स्टिट्यूट कर दें तो उस स्थिति में हमें एन ब्यूटेन हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो एन ब्यूटेन है उसमें जो कार्बन एटम्स है, दोनों कार्बन एटम्स पर 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक मैथिल समूह प्रेजेंट है। तो यहाँ पे
ये जो एन ब्यूटेन है, इसमें जो सबसे स्टेबल इसका कन्फॉर्मेशन होता है वो होता है स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन, जो कि देखो स्ट्रक्चर नंबर 54 में हमें दिखाया गया है। ये जो कन्फॉर्मेशन होता है, इसमें जो दोनों मेथिल समूह होते हैं वो उनमें जो डिस्टेंस होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वो सबसे ज़्यादा होता है। इस कारण से वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और इसको एंटी स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन हम कहते हैं। यदि हम इस मॉलिक्यूल को C2C3 एकल बॉन्ड के सहारे इसको 60 डिग्री पर हम रोटेट करें तो उस स्थिति में हमें 2 और स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन प्राप्त होते हैं। ये देखिए 56 और 58, जिनमें कि मेथिल समूह 60 डिग्री के कोण पर प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होती है, ये गोजी या स्क्यू कन्फॉर्मेशंस कहलाती है। यहाँ पे ये जो गोजी और स्क्यू कन्फॉर्मेशन है, ये एक तरह से डिसिमिलर मिरर इमेजेज होती है, जिनका कि जो स्टेबिलिटी होती है वो समान होती है, लेकिन इनमें रोटेशन के कारण इनको हम आइसोलेट आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो 55, 57 और 59 कन्फॉर्मेशंस है, इसमें वो क्या कहलाती है, एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशंस कहलाती है। जैसे ये वाली 59, 58 और 57 ये एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशंस है। 55, 57 और 59 ये तीनों एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशंस है। ये भी क्या हो रहे हैं, 60 डिग्री पर रोटेट करने पर प्राप्त हो रहे हैं, और इनकी जो एनर्जी होती है ज़्यादा होती है, इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। अब हम इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देखें तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में देखने पर हमें पता लगेगा कि जो कार्बन एकल बॉन्ड का जो रोटेशन हो रहा है, उस रोटेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है 54, 56 और क्या है 58, इनमें जो टॉर्जनल स्ट्रैंड होता है वो नहीं होता है, क्योंकि इनमें जो हाइड्रोजन एटम्स और जो मेथिल समूह होते हैं वो स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं। इनमें से जो ये जो एंटी स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन है, ये वाला 54 स्ट्रक्चर होती है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि दोनों मेथिल समूह जो होते हैं वो विपरीत दिशा में होते हैं और एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। इसके कारण उनमें जो रिपल्सिव वैन वाल फोर्स होते हैं वो कम होता है। इसी तरह से हम 56 और 58 की बात करें तो इन दोनों में भी क्या होता है, यहाँ पे जो मेथिल समूह होते हैं वो थोड़े पास होने के कारण उनके बीच में जो रिपल्सिव वैन वाल फोर्स होते हैं वो थोड़े वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, तो उस कारण से इनकी स्टेबिलिटी इस एंटी स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन की तुलना में कम हो जाती है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा ये 0.8 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। लेकिन यदि हम एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन की बात करें 55, 57 और 59 की, तो इनकी जो एनर्जी होती है ये इन तीनों कन्फॉर्मेशन की तुलना में ज़्यादा होती है, और इस कारण से इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन है उनमें से जो सेकंड और यहाँ पे 55 और जो 59 कन्फॉर्मेशन है, इसमें टॉर्जनल स्ट्रैंड और हाइड्रोजन और जो मेथिल समूह होते हैं इसके एक्लिप्स्ड होने के कारण इनमें वैन डर वाल रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन में यहाँ पे वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होने के कारण इनकी स्टेबिलिटी यहाँ पे कम पाई जाती है।